शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि सिद्धार्थ नगर से आ रही है। यहाँ पर धरने पर अपने दल का विधायक विनय वर्मा बैठे हैं। धरने पर बैठे अपने दल के विधायक विनय वर्मा एसपी सिद्धार्थ नगर के खिलाफ ये धरना शुरू किया है। विनय वर्मा ने ऐसा ऐलान किया, या तो कप्तानी जाएगी या फिर जान। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। तो सिद्धार्थ नगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। धरने पर अपना दल के विधायक विनय वर्मा बैठे हैं। एसपी सिद्धार्थ नगर के खिलाफ ये धरना उन्होंने शुरू किया है। विधायक विनय वर्मा ने ऐलान किया है कि या तो कप्तान जाएंगी या फिर जान जाएगी। अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अधिकारी और नेताओं के बीच ये तनातनी शुरू हो गई है। विधायक विनय वर्मा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और ये नाराजगी सिद्धार्थ नगर के एसपी के खिलाफ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं धरने पे बैठ रहा हूँ और एक विधायक हूँ का सहयोगी दल विधायक हूँ। सिर्फ सबसे पहले मैंने जानकारी सारे अधिकारी को सूचित कर दिया है, अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी सूचित कर दिया है। अधिकारियों ने कोई भी इसमें कोई इम्पोर्टेंट समझने की जरूरत नहीं समझा। मुझे लग रहा है कप्तान पूरा पुलिस विभाग मिला हुआ है मेरे मंडल का, और कप्तान उसकी मुखिया जो जिले की प्राची सिंह है। इन्होंने भ्रष्टाचार का बुरा हाल कर दिया है। सारे थाने बेचना और दलालियों का अड्डा बन गया है। विधायकों का सम्मान गिरा दिया है। जनता के हित के लिए हम लोग फोन करते हैं, कोई फोन नहीं उनका। आप जेब गरम कर दीजिए, कोई विधायक की पैरवी की जरूरत नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया है हमारे जनपद में। आज आप सोचिए 2.5 साल के बाद मैं कुछ बैठ रहा हूं, तो मतलब 6 महीने में मैंने पूरे प्रदेश की महिला करप्ट कप्तान होगी तो प्राची सिंह हूँ। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। श्याम, जिस तरीके से यहाँ पर अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने ऐलान कर दिया कि अनिश्चितकालीन धरना देंगे, एसपी के खिलाफ ये धरना है, ये तनातनी जो शुरू हुई है इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं और अब ये लड़ाई कहाँ जाकर थमने वाली है? जी, आपको बता दें कि ये जो सहयोगी दल के अपना दल से विधायक हैं, सोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक है विनय वर्मा। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो अवैध बालू खनन चल रहा था, वहाँ पर एक ट्रैक्टर चालक था जिसकर से और जब आग लग गई ट्रैक्टर में, उस कारण उसकी जलने से मृत्यु हो गई। इसको लेकर विधायक वर्मा ने लगातार अधिकारियों का प्रयास किए कि उसके खिलाफ जो अवैध खनन करा रहा था उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लगातार वो पत्राचार करते हुए सभी अधिकारियों के पास पत्र को लेकर जाते हैं कार्रवाई करने के लिए कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई ना होने से कहीं ना कहीं विधायक विनय वर्मा लगातार इससे लगातार परेशान थे और उसको लेकर संबंधित मंडल के अधिकारियों से भी इन्होंने शिकायत की, पुलिस अधीक्षक के पास लेकर गए, लेकिन कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने चेतावनी पहले से ही जारी किया कि मैं धरने पर बैठूंगा और उस व्यक्ति को न्याय दिलाऊंगा। और इसी न्याय को लेकर विधायक विनय वर्मा ने अनिश्चितकालीन के लिए धरना शुरू कर दिए हैं। कल से ही धरना जारी है और उनका कहना है कि धरना स्थल पर ही आना, सोना और वहीं पर ही बिताना जब तक जिले के जो कप्तान है प्राची सिंह वो जिले से नहीं हटती हैं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखना होगा कि इसमें प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया श्याम शुक्ला तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज से आ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला है। आरोपी बुआ और नवाब सिंह के भाई को लेकर पुलिस गुरसरायगंज निकल गई है। सदर कोतवाली पुलिस दोनों को लेकर निकली है। आमने सामने पूछताछ भी करेगी। पुलिस दोनों को सदर कोतवाली ले जा सकती है। पुलिस नवाब सिंह के भाई पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। कोर्ट ने केवल 6 घंटे की कस्टडी रिमांड दी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म का पूरा मामला है। आरोपी बुआ और नवाब सिंह के भाई को लेकर पुलिस थाने में जा सकती है। सदर कोतवाली इन दोनों को ले जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और पुलिस नवाब सिंह के भाई पर साक्ष्य मिटाने का आरोप है। कोर्ट ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड दी है। इसमें पुलिस तमाम बातों को खंगालने की कोशिश करेगी और बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की ये पूछताछ। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रईस खान फोन लाइन पर हमारे साथ है। रईस, और क्या कुछ अपडेट इसमें मिल पा रहा है और कितना महत्वपूर्ण लग जाता है जब ये पूछताछ पुलिस करेगी और कस्टडी रिमांड में? रईस।
रईस सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, तो हम अपने संवाददाता से इस पर अपडेट लेंगे। तो आपको ये बड़ा अपडेट अभी बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड दी है। पुलिस दोनों को लेकर थाने ले जा सकती है, जहां पर पूछताछ होगी। हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस खान, जिस तरीके से अपडेट मिल रहा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ कर सकती है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, आपको बता दें कि भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी हुआ और नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को लेकर जेल से पुलिस निकल चुकी है। वहीं पुलिस कोतवाली लेकर पहुंची है। लगभग 2 घंटे हो गए। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कोतवाली के बाहर भारी पुलिस बल को लगा रखा है। कोई मीडिया कर्मी हो या अन्य कोई हो, कोतवाली में प्रवेश नहीं कर पा रहा। वहीं अगर फरियादियों की बात की जाए तो आज फरियादियों की भी समस्याएं बात सुनी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया रईस, तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि इस वक्त मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद के जंगल में तेंदुआ दिखा है। लोगों ने बनाई तेंदुआ की वीडियो। छजलैट इलाके के चांदखेड़ी गांव का ये पूरा मामला है। चांदखेड़ी गांव के जंगल की लिंक रोड पर तेंदुआ दिखा है, जहां पर तेंदुआ दिखने के बाद कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बना दी। वीडियो भी सामने आ गई है। गन्ने के खेत में आप तेंदुए को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से तेंदुआ गन्ने के खेत में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाई, लेकिन इसके बाद यहाँ पर दहशत भी जरूर हो गई है तेंदुए को देखकर। अब ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। आसपास लोग अब पूरी तरीके से सचेत दिखाई दे रहे हैं, अलर्ट मोड पर भी हैं। मुरादाबाद के जंगल में तेंदुआ दिखने से लोगों में हड़कंप भी है। ये वीडियो बनाई गई है। तेंदुए की जो वीडियो बनाई वो वायरल हो चुकी है। छजलैट इलाके के चांदखेड़ी गांव का ये पूरा मामला है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने 3 दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्रॉनिक्स और सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस इवेंट में दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा यह आयोजन हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि भारत में रहने का ही ये सही समय है। इस समय आप सही जगह पर हैं। 21वीं सदी के भारत में चिप्स कभी भी खराब नहीं होते। आज का भारत दुनिया को आश्वासन देता है कि जब चिप्स खराब हो तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है। और आप जानते ही हैं, डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है। लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है। और इसका
निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में आज ये छोटी सी चिप बड़े बड़े काम आ रही है। सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पछती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स
और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद कमिश्नर ने शहर के 2 रूटों पर ई रिक्शा का संचालन बंद कर दिया। इससे ई रिक्शा संचालकों में आक्रोश है, जिसका विरोध करते हुए ई रिक्शा चालकों ने जाम लगाया था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ई रिक्शा को सीज कर दिया। इसी को लेकर लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को बंद कर ऑफिस में ताला लगा दिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रिक्शा चालकों को एक सौगात दी गई, क्योंकि पहले रिक्शा पैर से खींचना पड़ता था। बुढ़ापे में वो अपनी रोजी रोटी कमाने में विफल हो जाते थे। उनकी समस्या को देखते हुए एक ऐतिहासिक सौगात देने का काम किया, जिससे पॉल्यूशन भी कम हुआ और ई रिक्शा के कारण वो अपना जो गारा बनाने वाले लोग थे, मकान छीनने वाले थे या रिक्शा चलाने वाले थे, उन लोगों ने ई रिक्शा खरीद करके अपने परिवार को पालने का काम किया। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा माननीय मोदी जी को वोट करने लगे। इसको जिस मंशा के साथ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को भेजा गया, लोकसभा में सफल नहीं हुए। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में भाजपा का नुकसान हम कर पाए, तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गरीब के साथ है। ई रिक्शा चालकों का जो दमन किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भगवान ये सद्बुद्धि देगा। जाम नहीं लगना चाहिए, ये सभी मानते हैं, लेकिन इसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, इतनी भारी संख्या में पुलिस है, चौराहे पे खड़ी है, उसकी व्यवस्था बनाने का काम पुलिस को करना चाहिए। लेकिन वो केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वायसराय साहब बाहर निकलते नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है। गाजियाबाद में अपराध जो बढ़ा है, आज तक के इतिहास में इतना अपराध नहीं हुआ था। गाजीपुर में एक अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सीज कर दिया है। बताया गया है कि अस्पताल बगैर पंजीकरण के चल रहा था। दुल्लापुर थाना क्षेत्र में स्थित इस अस्पताल में 7 अक्टूबर को डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने थाने पर इलाज में लापरवाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया तो अस्पताल अवैध तरीके से संचालित मिला। एक था कि 6 तारीख को हम लोग को सूचना मिली सीएमओ साहब के द्वारा कि किसी मतलब नवजात शिशु का देहांत हो गया है जीवन दीप हेल्थ केयर सेंटर दुल्लापुर के पास, जो जलालाबाद के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पता ये चला कि एक बच्चे का मतलब पैदा होते ही देहांत हो गया है। उसी के सिलसिले में हम लोग गए थे। क्या कार्रवाई आप लोगों ने की? कार्रवाई हम लोग उनको 6 तारीख को गए थे, मगर वो व्यक्ति हमें और हॉस्पिटल बंद मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ नोटिस दे के चले गए कि सीएमओ कार्यालय आसपास एक कर्मचारी मिला था, उसके द्वारा हमें नोटिस। महोबा के लोगों को प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना औषधि केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मामला जिला अस्पताल का है, जहां अस्पताल में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाइयां बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद औषधि निरीक्षक ने संचालक को जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने, स्टॉक का मिलान कर मानक के अनुसार दवाइयों की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाहर की दवाइयां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया है। हाँ, मेरे संज्ञान में आया है। एडी मैडम निरीक्षण करी हैं। अब वहाँ पे क्या स्थिति थी अभी पूरी तरह से मुझे रिपोर्ट उसकी नहीं मिली है। जैसे ही मेरे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है कि वहाँ अनियमितताएं हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीएमएस से बात करके और उनको सुधार किया जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाएं जो है बिकती हुई पाई गई हैं और एक FSSI का इनके पास लाइसेंस है, जिसपे FSSI के कुछ प्रोडक्ट भी ये जो है सेल कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर कुछ कमियां, कुछ अदर दवाइयाँ जिसके आपने सैंपलिंग लिए हैं? इसमें 3 संदिग्ध औषधियों के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। क्या लगता है सर, ये जन औषधि केंद्र की हैं और बाहर की जेनरिक दवाएं? नहीं, बाहर की जेनरिक दवाएं नहीं है। जो मौके पर इनके प्रतिष्ठान पर पाई जा रही हैं वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की ही दवाएं हैं। DI आए हुए हैं हमीरपुर से, वो उसका इंस्ट्रक्शन कर रहा है और जो गड़बड़ी है स्टोर में उसकी आख्या इनसे मांग रहे हैं। उसकी आख्या क्लियर होने के बाद हो पाएगा फैसला। जिस तरीके से ठेकेदार द्वारा कहा गया है कि दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी, इसलिए यहाँ से हटाई गई हैं, पिछले 1 हफ्ते में ऐसी आपको कोई सूचना दी गई कि यहाँ से दवाइयाँ हटाई नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई। उधर कानपुर में घर के बाहर खेल रही 2.5 साल की मासूम को एक पड़ोसी कार सवार रौंदता हुआ निकल गया, जिसके बाद परिजन जब मासूम को नजदीक अस्पताल में ले गए तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने गंभीर धाराओं में पड़ोसी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र बर्रा अंतर्गत बर्रा 7 में एक 3 वर्ष की बच्ची अनिका का दुर्घटना कार द्वारा हो गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर विधिक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को मर्चरी हाउस भिजवाया गया है। कार को CCTV फुटेज से देखकर ज्ञात कर लिया गया है। शीघ्र ही कार को व अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधि। आगरा के लाल किले में स्थित शाही हमाम के छज्जे की हालत खराब है, जिसके चलते हमाम के छज्जे में एक बड़ी दरार आ गई। लाल किले में आने जाने वाले पर्यटकों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी पुरातत्व विभाग का जर्जर हालात पर कोई ध्यान नहीं है। बता दें कि आगरा के लाल किले में हर दिन हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पुरातत्व विभाग की आंखें नहीं खुल रही हैं। पुरातत्व विभाग की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो विजुअल्स आपके सामने आए हैं और जिस तरीके से पेश किया गया है, बिल्कुल वैसा नहीं है। किसी भी स्मारक परिवेश में बहुत सारी पुरानी संरचनाएं होती हैं, अलग अलग क्रैक्स होते हैं, कहीं पत्थर आपको निकले दिखाई देंगे। हम पीरियाडिकली या रूटीन से सबका असेसमेंट करते हैं। जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल उसमें तात्कालिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें इमीडिएट रिपेयर की आवश्यकता